सेकंड मेल लीड रोल रोहन को मिल गया है। वो इतना कहकर वहां से निकल गई थी, लेकिन रॉबर्ट गुस्से से के कुछ आखिरी टेस्ट हो रहे थे और रोहन उसके पास खड़ा था। मैम आप आ गई, रोहन ने कहा। उसकी आंखों में रिया के लिए डर साफ दिखाई दे रहा था। नव्या ने तुरंत रिया का हाथ पकड़कर कहा, मुझे रिया के लिए तो आना ही था, डोंट वरी, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। रिया ने भी नव्या को मुस्कुराकर देखा। नव्या को वहां देखकर उसे एक अलग ही हिम्मत मिली थी। आप दोनों के होते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। भले ही रिया इंजेक्शन की वजह से हो रहे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नव्या और रोहन सब कुछ समझ रहे थे। नव्या ने रिया का मूड सही करने के लिए मुस्कुराकर कहा, रिया तुम्हें पता है, तुम्हारे ठीक होने से पहले ही तुम्हारे भाई रोहन को एक बड़ा सा रोल ऑफर हुआ है। ही इज अ स्टार। अब तुम्हें जल्दी से ठीक होकर आना है। उसके बाद हम सब मिलकर रोहन की मूवी का प्रीमियर देखेंगे। ये सुनकर तो रिया मानो सब कुछ भूल गई थी। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, भाई यू आर ऑसम, फाइनली मैं तुम्हें बड़ी स्क्रीन पर देख पाऊंगी। उसने तुरंत रोहन को हक कर लिया और आगे कहा, यू डोंट वरी, अब तो मुझे सच में ठीक होना पड़ेगा। मैं तुम्हें मूवी में देखना मिस नहीं कर सकती और आप दोनों को एक साथ रेड कार्पेट पर देखना तो बहुत ही एक्साइटिंग होगा। रिया बोलते बोलते इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोहन ने तुरंत उसे लेटाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिया यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। रोहन खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। भले ही ऑपरेशन रिया को एक नई जिंदगी देने वाला था, लेकिन ऑपरेशन के सफल होने के चांसेस सिर्फ 75% थे। इसका मतलब रिया ऑपरेशन के बाद सही हो पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। नव्या ने अपनी नजरें उन दोनों से हटा ली। कहीं ना कहीं वो भी अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि लाइफ किसी के साथ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है, और रिया तो 16 साल की बच्ची है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तभी पीछे से एक जूनियर डॉक्टर की आवाज आई। नर्स ने रिया को ले जाना शुरू किया। पीछे पीछे रोहन और नव्या भी गए। जिस वक्त रिया को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जा रहे थे, रोहन अपनी मुट्ठी बांधे खड़ा था। उसका पूरा शरीर मानो जम सा गया था। नव्या उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी। डोंट वरी रोहन, रिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक रिया बाहर नहीं आ जाती तब तक हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं रिया का ये ऑपरेशन कभी नहीं करवाता। रोहन डोंट थिंक लाइक दैट, यू हैव टू बी पॉजिटिव, ओके? रिया ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। इस वक्त उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। नव्या जानती थी कि इस वक्त वो चाहे रोहन को जितना भी समझा ले, भाई होने के नाते अपनी बहन का दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। वो सिर्फ उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। नव्या ने रोहन को बेंच पर बैठाया। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत गए थे। रोहन की नजरें तो मानो ऑपरेशन थिएटर से हटी नहीं रही थी। एक एक पल काटना उसके लिए भारी हो रहा था। तभी अचानक नव्या का फोन बजा। वो अपना फोन लेकर एक किनारे पर गई। हेलो हेलो, मैं वुडलैंड इंटरनेशनल से आरव की टीचर बोल रही हूँ। एम आई स्पीकिंग टू मिसेस नव्या आहूजा? ये सुनकर नव्या बहुत घबरा गई। यस, व्हाट हैपेंड, इज ही ऑलराइट? नव्या ने एक ही सांस में पूछ लिया। आरव का एक्सीडेंट हो गया है, आप बस जल्दी से स्कूल आ जाइए। उधर से टीचर ने कहा, एक्सीडेंट? कैसे, कहाँ, कैसा है आरव? वो ठीक तो है ना? देखिए आप जल्दी से आ जाइए, मैं फोन पर आपको सब कुछ नहीं बता सकती। आई ऑल्सो हैव टू गो, प्लीज कम फास्ट। टीचर ने हड़बड़ी में इतना बोलकर फोन रख दिया। नव्या की सांसें कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। वो तुरंत रोहन के पास गई और घबराकर बोली, रोहन आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, अर्जेंट है। प्लीज मुझे कॉल करके रिया के बारे में बताना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट, ओके? मैम पर हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? रोहन भी नव्या की हालत देखकर परेशान हो गया था। इट्स ऑल फाइन, तुम यहाँ रुको रिया के पास। बोलते हुए नव्या जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल से निकल गई। पूरे रास्ते ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि आरव किस हाल में होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे रहेगी। स्कूल पहुंचकर वो दौड़ते हुए मेन हॉल की तरफ गई तो देखा कि वहां पर आरव बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और स्कूल यूनिफॉर्म में जगह जगह पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। उसे इस हाल में देखकर नव्या का दिल बैठ गया था। उसने तुरंत जाकर आरव को सीने से लगा लिया। आरव, ये कैसे हुआ बेटा? दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है तुम्हें? नव्या घबराकर आरव को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। मम्मा सब ठीक है, इधर उधर बस छोटी मोटी चोटें लगी हैं, ठीक हो जाएंगी। आरव ने बड़े प्यार से नव्या के सामने अपना दर्द छुपाते हुए कहा। नव्या ने आरव के पैर में लगी हर छोटी बड़ी चोट को देख लिया था। वहीं पर आरव की टीचर मिसेस कौर खड़ी थी। मिसेस कौर, क्या है ये सब? मेरे बेटे को इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ है यहाँ पर? नव्या ने गुस्से में टीचर से पूछा। आवाज हॉल के बाहर खड़े दूसरे पेरेंट्स तक भी पहुंच गई थी। वो लोग भी हॉल के अंदर तमाशा देखने आ गए थे। उसमें शनाया शेखावत भी शामिल थी। देखिए मिसेस आहूजा, आरव ना सीढ़ियां उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, टीचर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। उसकी झुकी नजरें और डरी हुई हालत देखकर नव्या को शक हो गया था कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही। उसने तुरंत आरव से पूछा, आरव डरने की जरूरत नहीं है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मम्मा मेरी क्लास में ना एक लड़का है मानव, उसने मुझे धक्का दिया था। आरव ने सच बोलते हुए अपनी ही उम्र के एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया जो कि शनाया के बगल में खड़ा था। शनाया ने तुरंत आरव को देखकर चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रहा है ये, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है।
कोई सबूत है इस बात का कि मानव ने इसे धक्का दिया है? शनाया, तुम एक बच्चे पर चिल्ला कैसे सकती हो? आरव कभी भी झूठ नहीं बोलता, नव्या ने बीच में आकर कहा और फिर आरव से पूछा, बोलो आरव, क्या हुआ था? मानव ना मुझे क्लास में परेशान करने के लिए आया था, पर मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे लड़ाई भी नहीं की। फिर जब मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था तो उसने आकर मुझे धक्का दे दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आरव ने कहा। राइट, मैंने भी देखा था, मानव ने ही आरव को धक्का दिया था। पीछे से एक बच्चे की आवाज आई। हाँ मैंने भी देखा था। दूसरे बच्चे की आवाज आई। वहां खड़े बच्चे भी आरव की बात का समर्थन कर रहे थे। व्हाट नॉनसेंस, ये बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं, सरासर झूठ है ये। मानव एक बच्चा है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। उल्टा आरव ने मेरे बेटे को मारा है, शनाया ने कहा और मानव का हाथ आगे कर दिया। मानव के हाथ पर कुछ लाल निशान दिखाई दे रहे थे। देखो, दिखाई दे रहा है कैसे तुम्हारे बेटे आरव ने मेरे बेटे को मारा है? शनाया ने नव्या से कहा। पहले तो मेरे बेटे पर हाथ उठाया और फिर जब लगा कि पकड़े जाओगे तो उल्टा उसी पर धक्का मारने का इल्जाम लगा दिया। इतनी सी उम्र में कैसे सीख ली इतनी चालाकी? हाँ, इतने बड़े बड़े झूठ इतनी छोटी सी उम्र में। शनाया ने आरव को जोर से डांटा। शनाया, मेरे बेटे पर आवाज ऊंची करने की हिम्मत भी मत करना तुम। नव्या ने उंगली उठाकर शनाया को धमकाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब सच साबित करने की जरूरत है, सबको ही पता है कि गलती किसकी है। नव्या तुरंत टीचर की ओर मुड़ गई और बोली, मुझे लगता है कि अब स्कूल को ही डिसाइड करना चाहिए कि आगे क्या करना है। नव्या ने तुरंत अपनी नजर हॉल के चारों ओर दौड़ाई। उसे कुछ सीसीटीवी कैमरास नजर आए। जब यहाँ पर कैमरे लगे हैं तो हम क्यों आपस में बहस कर रहे हैं? मुझे लगता है सीसीटीवी बता देगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। राइट शनाया? नव्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पर टीचर के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना बैग अपने हाथ से छुपाते हुए कहा, नो एक्चुअली ये कैमरे बस शो के लिए लगे हैं, काफी टाइम से खराब है, तो इनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। नव्या ने टीचर की आवाज में हिचकिचाहट और बैग छुपाते हुए उनके हाथ को देख लिया था। मिसेस कौर, मुझे आपका बैग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैन आई हैव अ लुक? ये सुनकर टीचर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत बैग को पीछे करते हुए कहा, नो नो नो, इस बैग में मेरा पर्सनल सामान है। वो तिरछी नजरों से शनाया को देख रही थी। टीचर को लग रहा था कि शनाया एक पावरफुल वुमन है और नव्या ऑर्डिनरी वुमन है। ओह, अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, और अगर वो भी आपकी तरह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ लीगल कंप्लेंट। नव्या ने टीचर और शनाया को घूरते हुए कहा। वो समझ चुकी थी कि टीचर जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है और उसे पूरा यकीन था कि वो ये सब कुछ शनाया के कहने पर कर रही थी। अरे लीगल कंप्लेंट की क्या जरूरत है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है, टीचर ने डरते हुए कहा। हाँ वही तो, और हो सकता है कि आरव तुमसे झूठ बोल रहा हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि बच्चे कैसे होते हैं, पहले खुद लड़ लेते हैं और फिर खुद को सही साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। तुम बच्चों के छोटे से मैटर के लिए कोर्ट जाओगी? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? शनाया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, मैं माँ हूँ आरव की, मुझे अच्छे से पता है कि वो कब झूठ बोलता है और कब नहीं, नव्या ने शनाया से कहा। और फिर वो टीचर की तरफ मुड़ के बोली, आप अगर कुछ नहीं कर सकती तो रास्ते से हट जाइए, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। अरे पर मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, टीचर ने घबरा कर कहा। नव्या को डर था कि कहीं इस बहसबाजी के चक्कर में आरव की चोट में इन्फेक्शन न बढ़ जाए। उसने तुरंत आरव को गोद में उठाया और कैब में बैठाकर पास वाले हॉस्पिटल में चली गई। मम्मा डोंट बी सैड, आई एम फाइन, आरव ने कहा। नव्या को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि इतनी कोशिश के बाद भी सच सबके सामने नहीं आया था। डॉक्टर ने जैसे ही आरव की ड्रेसिंग पूरी की, नव्या ने कहा, सॉरी आरव, मम्मा आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जरूर प्रिंसिपल से बात करूंगी। अब आपको स्कूल में कोई नहीं मारेगा। ओके मम्मा, और आप इतनी टेंशन मत लो, मुझे सच्ची में दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे दर्द होगा तुम्हें, आखिर बेटे किसके हो? पीछे से अविनाश की आवाज आई। अविनाश को उस हॉस्पिटल में देखकर नव्या और आरव दोनों ही हैरान रह गए। कैसे पहुंच गया था अविनाश हॉस्पिटल में? क्या नव्या ला पाएगी सामने मिसेस कौर